नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द पास टाइम पर। आज हम बात करें जीई सातवाहन राजवंश के उदय से अंत तक मौर्य साम्राज्य, जो कभी भारतीय उपमहाद्वीप में एकता और शक्ति का प्रतीक था, टूट गया था। इसके आखिरी शासक बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने लगभग 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। यह अस्थिरता और विखंडन के काल की शुरुआत थी। मध्य भारत के दक्कन क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के अवशेषों से एक नई शक्ति उभर रही थी। यह सातवाहन राजवंश था, जिसका भाग्य 4 शताब्दियों से अधिक समय तक शासन करना और भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ना था। सातवाहन मौर्यों के पतन के बाद प्रमुखता से उभरे। उन्होंने मौर्यों द्वारा छोड़े गए शक्ति शून्य को भरा, एक विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उनकी उत्पत्ति कुछ रहस्य में डूबी हुई है। उनकी जातीयता और सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में विभिन्न सिद्धांत हैं। हालांकि भारतीय इतिहास के पाठ्यक्रम पर उनका प्रभाव निर्विवाद है। दक्कन और उसके बाहर के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में सातवाहनों का बहुत महत्व था। वे कला, वास्तुकला और साहित्य के संरक्षक थे, समृद्धि और सांस्कृतिक उत्कर्ष के युग की शुरुआत करते थे। उनकी विरासत उनके शासनकाल के समाप्त होने के लंबे समय बाद तक इस क्षेत्र को प्रभावित करती रही। सिमुक भारतीय इतिहास के इतिहास में अंकित एक नाम सातवाहन वंश के संस्थापक के रूप में उभरा। लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व में उसने दक्कन में अपना शासन स्थापित किया, एक शक्तिशाली साम्राज्य की नींव रखी। सिमुक की उत्पत्ति इतिहासकारों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। कुछ मौर्य प्रशासन से संबंध का सुझाव देते हैं और अन्य स्थानीय आंध्र मूल की ओर इशारा करते हैं। अपनी पृष्ठभूमि के बारे में स्पष्टता की कमी के बावजूद सिमुक के कार्यों से उसकी महत्वाकांक्षा और नेतृत्व के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उसने मौर्य शासन के अवशेषों को चुनौती दी और दक्कन के केंद्र में एक राज्य बनाया। उनके शासनकाल ने एक नए युग की शुरुआत को चिह्नित किया, जहां सातवाहन भारतीय राजनीति में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरेंगे। सिमुक का शासनकाल हालांकि समय की धुंध में डूबा हुआ था, सातवाहन साम्राज्य के भविष्य के विस्तार और समृद्धि के लिए आधार तैयार किया। उनके उत्तराधिकारी उनकी नींव पर निर्माण करेंगे, सातवाहनों को एक क्षेत्रीय शक्ति से एक दुर्जेय साम्राज्य में बदल देंगे, जो भारतीय उपमहाद्वीप के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नियंत्रित करता था। राजवंश के संस्थापक के रूप में सिमुक की विरासत उनके शासनकाल में सातवाहनों के लिए गर्व का स्रोत बनी रही। सातवाहन वंश अपने सबसे महान शासक माने जाने वाले गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया। दूसरी शताब्दी सी में सिंहासन पर बैठते हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी को एक ऐसा राज्य विरासत में मिला जो कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। पश्चिम में इंडो ग्रीक के उत्तराधिकारी पश्चिमी क्षत्रपों ने एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा किया, जबकि आंतरिक संघर्ष और क्षेत्रीय संघर्षों ने उनका तत्काल ध्यान आकर्षित किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक शानदार सैन्य रणनीतिकार और एक चतुर शासक साबित हुए। उन्होंने क्षत्रप आक्रमणों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया, अपनी पश्चिमी सीमाओं को मजबूत किया और दक्षिणी सेना के भगवान की उपाधि अर्जित की। उनके सैन्य अभियानों ने सातवाहन साम्राज्य को अपनी सबसे बड़ी सीमा तक बढ़ा दिया, जिसमें मध्य और दक्षिणी भारत का अधिकांश भाग शामिल था। अपने सैन्य कौशल से परे गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने प्रशासनिक सुधारों और कला के संरक्षण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने व्यापार और कृषि को बढ़ावा देते हुए सातवाहन प्रशासन को पुनर्जीवित किया। उनके शासनकाल में कई मंदिरों, स्तूपों और अन्य स्थापत्य चमत्कारों के निर्माण के साथ कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास हुआ। गौतमीपुत्र सातकर्णी के शासनकाल को सातवाहन इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में याद किया जाता है, शांति, समृद्धि और सांस्कृतिक प्रतिभा का समय। भाग 4,
प्रशासन और समाज, सातवाहन मॉडल। सातवाहनों ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की जिसने उनके साम्राज्य की स्थिरता और समृद्धि में योगदान दिया। उन्होंने मौर्य मॉडल के तत्वों को अपनाया जबकि अपने स्वयं के नवाचारों को पेश किया। साम्राज्य को आहार नामक प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक अमात्य या राज्यपाल करता था। कुशल प्रशासन के लिए इन प्रांतों को आगे छोटी इकाइयों में विभाजित किया गया था। सातवाहन प्रशासन की अनूठी विशेषताओं में से एक महिलाओं द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका थी। रानियां और राजकुमारियां सक्रिय रूप से शासन में शामिल थीं, अपने नाम पर सिक्के जारी करती थीं और दरबारी मामलों में भाग लेती थीं। गौतमी पुत्र सातकर्णी की मां गौतमी बालश्री एक शक्तिशाली रानी का एक प्रमुख उदाहरण है, जिन्होंने अपने बेटे के शासनकाल और साम्राज्य के भाग्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सातवाहन समाज विविध था, जिसमें विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि और व्यवसायों के लोग शामिल थे। किसान विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती करते हुए कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। व्यापार और वाणिज्य फला फूला। सातवाहन साम्राज्य को भूमि और समुद्री मार्गों से दूर देशों से जोड़ा। व्यापार को विनियमित करने और शिल्प उत्पादन को बढ़ावा देने में गिल्ड ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाग 5। आर्थिक समृद्धि, कृषि, व्यापार और सिक्का। सातवाहन साम्राज्य आर्थिक रूप से फला फूला। इसकी उपजाऊ भूमि, व्यापक व्यापार नेटवर्क और सिक्के की एक सुव्यवस्थित प्रणाली के लिए धन्यवाद। सातवाहनों के अधीन कृषि का विकास हुआ। किसानों ने चावल, गेहूं, गन्ना और कपास सहित विभिन्न प्रकार की फसलें उगाईं। अपनी काली मिट्टी और अनुकूल जलवायु के साथ दक्कन का पठार विशेष रूप से कृषि के लिए उपयुक्त था। सातवाहनों ने महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को स्थापित और सुरक्षित करते हुए व्यापार और वाणिज्य को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया। उनका साम्राज्य रणनीतिक रूप से स्थित था, जो भारत के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ता था। वे पश्चिम में रोमन साम्राज्य और पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री व्यापार में भी लगे हुए थे। व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए सातवाहनों ने चांदी, तांबे और सीसे में कई प्रकार के सिक्के जारी किए। ये सिक्के अक्सर शासकों, देवताओं और साम्राज्य से जुड़े प्रतीकों की छवियों को दर्शाते हैं। सिक्के के मानकीकरण ने व्यापार को विनियमित करने और साम्राज्य के भीतर आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद की।